हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का एक आखिरी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। बेसिकली आज का ये जो सेशन है ना, ये लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का आखिरी सेशन है जिसमें हम एक आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि इस सेशन का जो टारगेट है वो आप लोगों को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम ये सीखेंगे, समझेंगे कि एग्जैक्टली प्लांट्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसे होती है। और देखो ऐसा है, एक चीज़ मैं आपको अभी बता देती हूँ कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, ठीक है, आसानी होती है और इतनी आसान होती है कि आप लोगों को आसानी से प्रोसेस समझ में आ जाएगी। कौन सी प्रोसेस? तो भाई प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है ना, उसकी बात हो रही है। चलो, तो प्लांट्स में एग्जैक्टली एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसे होती है अब हम वो समझते हैं, ठीक है। कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की। आप बोलोगे कि मैम ये आप क्या बोल रही हो कि प्लांट्स में हमें एक्सक्रीशन की प्रोसेस समझना है, लेकिन इसके लिए हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की। हाँ, हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की। देखो, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। अगर आपको याद हो तो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। आप बोलोगे कि मैम आप ये क्यों पढ़ाने लग गए? फोटोसिंथेसिस तो हमने सेशन 1 में पढ़ा था और ये लास्ट सेशन में आप हमको लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन फिर से क्यों पढ़ा रहे हो? बेसिकली अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि प्लांट में एक्सक्रीशन के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस हुई दिन के समय, है ना, लाइट रिएक्शन हुई, डार्क रिएक्शन हुई। लाइट रिएक्शन से क्या बनता था? लाइट रिएक्शन से एनर्जी के बटुए बनते थे। अरे लाइट रिएक्शन से क्या बनते थे? एनर्जी के बटुए। एनर्जी के बटुए मतलब कि एटीपी एंड NADPH, एनर्जी के बटुए बनते थे लाइट रिएक्शन में। एटीपी एंड NADPH, इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था। कहाँ? डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में एक साइकिल होती है, उसमें एंटर करता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? एक साइकिल होती है, उसमें एंटर करता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका इंतजार कौन कर रही होती है? कार्बन डाइऑक्साइड का RUBP। आई बात समझ में? तो एक रू है जिसको BP हो गया, तो RUBP। तो लाइट रिएक्शन में एनर्जी के बटुए बन गए ATP एंड NADPH। इनका इस्तेमाल किया जाता है कहाँ? डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में एक साइकिल होती है, इस साइकिल में सबसे पहले एंटर कौन करता है? इस साइकिल में सबसे पहले एंटर करता है कार्बन डाइऑक्साइड। इंतजार कौन करती रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड का RUBP। अब साइकिल में एंटर किया है कार्बन डाइऑक्साइड, साइकिल में एंटर किया है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन साइकिल से बाहर कौन निकलता है? अपना वही ग्लूकोज। साइकिल में एंटर करता है कौन? साइकिल में एंटर करता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बाहर कौन निकलता है? गुल्लू निकलता है, ग्लूकोज, ठीक है। अब ये ग्लूकोज निकल गया, लेकिन अगर आपको याद हो तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में एनर्जी के बटुए तो बनते हैं, वो तो फैक्ट है। लाइट रिएक्शन में एनर्जी के बटुए तो बनते हैं, लेकिन उसके अलावा पानी भी तो टूटता था। पानी भी टूटता है। याद आया कि नहीं याद आया? आना चाहिए। आई बात समझ में? तो लाइट रिएक्शन में एनर्जी के बटुए बने, ATP बना, NADPH बना, लेकिन उसके अलावा लाइट रिएक्शन में पानी भी तो टूटता है। जब पानी टूटता है तो इलेक्ट्रॉन्स को, H पॉजिटिव आयंस को, जब पानी टूटता है तो इलेक्ट्रॉन्स को, H पॉजिटिव आयंस को यूज कर लिया जाता है। लेकिन ये जो है, ये ऑक्सीजन किसी काम की नहीं होती।
ऑक्सीजन किसी काम की नहीं होती। तो इस भाई देखो हमारे अंदर कोई चीज़ काम की नहीं है, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट काम का नहीं है तो हम उसको बॉडी के बाहर निकालते हैं ना। तो प्लांट्स के अंदर भी जो पानी की टूटने से, जब फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस से जब लाइट रिएक्शन हुई, लाइट रिएक्शन में जब पानी टूटा तो पानी टूटने से H पॉजिटिव आयंस बने, इलेक्ट्रॉन्स बने और ऑक्सीजन भी बनी। लेकिन जो H पॉजिटिव आयंस और जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको तो यूज़ कर लिया गया, लेकिन ये जो ऑक्सीजन थी ये तो किसी काम की नहीं थी। तो इस ऑक्सीजन को बाहर निकालना पड़ता है। जब किसी काम की ही नहीं है ऑक्सीजन तो बाहर निकालो। तो प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। प्लांट्स ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज बना है, ये जो ग्लूकोज बना है ये क्यों बना है? देखने के लिए ना भाई। इस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है किसमें? पायरुवेट में। याद आया? अब हम क्या पढ़े हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। याद आया? ये भी पढ़ चुके हैं अब हम। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो गुल्लू बना है, जो ग्लूकोज बना है, सबसे पहले वो टूटता है किसमें? पायरुवेट में। फिर इस पायरुवेट को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में, और निकलती है क्या? ढेर सारी एनर्जी। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हुआ कि ग्लूकोज जो बना था फोटोसिंथेसिस में उसको तोड़ा गया पायरुवेट में। पायरुवेट को ऑक्सीजन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी में तोड़ा जाता है और निकलती है क्या? इतनी सारी एनर्जी, ठीक है। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो जो एनर्जी है ना उसको तो एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। जो एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन करा ही क्यों गया था? क्योंकि एनर्जी चाहिए थी। अकेले ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलती है, ग्लूकोज को तोड़ना पड़ता है तब जाकर के एनर्जी निकलती है। तो जो एनर्जी निकली उसको तो एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लिया। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो पानी निकले हैं इनका कोई काम नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी निकले हैं इनका कोई काम नहीं है। तो फिर प्लांट्स क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाहर निकाल देंगे। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम ये तो आपने कुछ अलग ही बोल दिया। आपने बोला सेलुलर रेस्पिरेशन में जब पायरुवेट टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है और निकलती ढेर सारी एनर्जी। एनर्जी को तो हम मतलब प्लांट जो है एनर्जी को तो एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी किसी काम के नहीं होते हैं, इसीलिए प्लांट्स उनको बाहर कर देते हैं। लेकिन अभी अभी आपने बताया था कि जब फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है, जब फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही साइकिल में अंदर घुसता है और बाहर क्या निकलता है? ग्लूकोज निकलता है। इसका मतलब क्या कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए है, हाँ चाहिए है, लेकिन ये तो दिन की बात है, ये तो दिन की बात है। रात में तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। मानो कि अभी दिन है, मानो कि अभी दिन है, तो दिन में फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, दिन में सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रहा है। तो सेलुलर दिन में बेटा, दिन में रोशनी में, उजाले में फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रहा है। तो जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। दिन में सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दोनों हो रहे हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, सेल्यूलर रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली जाएगी? ये चली जाएगी डार्क रिएक्शन में, क्योंकि भाई डार्क रिएक्शन में तो क्या होता है? साइकिल होती है, उसी में तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है। कौन वेट करता है अंदर? आरयूबीपी, और साइकिल से फिर बाहर क्या निकलता है? अल्टीमेटली ग्लूकोज। तो दिन के टाइम पे दोनों प्रोसेसेस हो रही हैं, फोटोसिंथेसिस भी और सेलुलर रेस्पिरेशन भी। तो सेलुलर रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, पायरुवेट को तोड़ने से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, वो कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय पर कहां चली जाती है? दिन के समय पर ये कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है कहां? फोटोसिंथेसिस में, डार्क रिएक्शन में, वहां जाकर के यूज हो जाती है। लेकिन अगर ये प्रोसेस कहां हो रही है? नाइट में हो रही है, तो नाइट में तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाली, दिन में तो रेस्पिरेशन भी हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। तो रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है वो कहां चला गया? फोटोसिंथेसिस में। लेकिन अब मुझे बताओ कि अगर ये बात हम रात की करें तो
रात में तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा। रात में सिर्फ क्या हो रहा है, रात में सिर्फ हो रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये बात आपकी एनसीईआरटी में लिखी है, इसीलिए पढ़ा रही हूं मैं। रात में तो सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन ही हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रही है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा रात के समय, सेलुलर रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो कहां जाएगा, वो तो वेस्ट ही रहेगा भाई। या तो आप उसको यूज कर लो, प्लांट्स यूज कर ले, अगर प्लांट्स यूज ही नहीं कर रहे तो मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस हो रही है रात के समय। दिन पे तो, दिन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है, लेकिन रात में तो कुछ नहीं हो रहा। रात में नो फोटोसिंथेसिस, ओनली सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उसमें पायरुवेट के टूटने से, वो तो वेस्ट है ना, तो उस वेस्ट को तो बाहर निकालना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं, जो नानी दादी बोलती है ना कि बेटा रात के समय पेड़ों के पास, पौधों के पास नहीं जाना चाहिए। भूत प्रेत की कहानी अलग होती है कि भूत होता है, वो सब नहीं। रात के समय पर सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में, ट्रीज में, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और हमें लगता है कि प्लांट्स एंड ट्रीज तो हमेशा ही क्या करते हैं, हमारी सराउंडिंग एयर में ऑक्सीजन ऐड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी नाक ले जा करके बैठ जाते हैं प्लांट्स और ट्रीज के पास कि ऑक्सीजन आएगी, उसको हम इनहेल कर लेंगे। हमें नहीं पता होता कि रात के समय पर कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है भाई, रात के समय पर कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। और हम क्या करते हैं, नाक लेकर के बैठ जाते हैं कि हाँ ये पौधा है, चलो आएगी ऑक्सीजन, इससे ले लेंगे। अरे वो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है यार, रात में कार्बन डाइऑक्साइड चली आती है। तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड चली आती है बाहर प्लांट्स एंड ट्रीज से। इसलिए नानी दादी मना करती हैं कि बेटा ना जा, बिल्कुल ना जा, लेकिन हम कहाँ मानने वाले, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एंड ट्रीज क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। रात के समय, एट नाइट, प्लांट्स एंड ट्रीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। लेकिन आप ये तो देखो कि रात के समय जो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है उसमें पायरुवेट को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन भी तो चाहिए है। ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए नहीं चाहिए होती ऑक्सीजन, लेकिन पायरुवेट को तोड़ने के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन में पायरुवेट को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तब जाकर के पायरुवेट टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में, और निकलती है ढेर सारी एनर्जी। इसका मतलब क्या कि रात के समय प्लांट्स को ऑक्सीजन भी चाहिए है। अब आप बोलोगे कि मैम फोटोसिंथेसिस में आपने बताया था कि जब लाइट रिएक्शन होती है तो पानी टूटता है, और जब पानी टूटता है तो ऑक्सीजन बनती है। तो भाई प्लांट्स का तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बन रही है, लेकिन फिर भी इस ऑक्सीजन को प्लांट्स क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ये रात की कहानी बता रही हूं मैं आपको। रात में कौन सी फोटोसिंथेसिस हो रही है भाई, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। तो जब फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं रात में, तो कहां से पानी टूटेगा, कहां से ऑक्सीजन बनेगी। इसका मतलब रात के समय जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, जब रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, तो उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी एज अ वेस्ट और ऑक्सीजन चाहिए रहेगी पायरुवेट को तोड़ने के लिए। इसका मतलब क्या कि रात के समय प्लांट्स उल्टा ही करते हैं कुछ, कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं क्योंकि वो उनके लिए वेस्ट होता है, और हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। तो कभी भी पेड़ पौधों के पास रात में ना जाना, क्योंकि रात में उल्टा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करते हैं एयर में और एयर से लेते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि उनको क्या करना होता है, गुल्लू को तोड़ना होता है, एनर्जी निकालनी होती है, बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन करना होता है। दिन के समय तो फिर भी जो है ना चीज़ें थोड़ी सी सिंपल हो जाती कि भाई दिन में भी क्या हो रहा है, दिन में फोटोसिंथेसिस हो रही है, दिन में सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस से जो पानी टूटा है ना लाइट रिएक्शन में, उससे जो ऑक्सीजन बनी है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन तो इस्तेमाल हो गई कहाँ, सेलुलर रेस्पिरेशन में। जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है ना उसको तो फिर भी जो है रिलीज किया ही जाता है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में, कि दिन के समय जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होता है
तो यहाँ से जो ऑक्सीजन बन रही है पानी के टूटने से, ये ऑक्सीजन थोड़ी बहुत रेस्पिरेशन में, मतलब देखो लाइट रिएक्शन में जो पानी टूटा उससे जो ऑक्सीजन बनी, वो ऑक्सीजन को सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन 100% नहीं। सपोज 100% ऑक्सीजन बनी है, देने के समय जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो लाइट रिएक्शन में पानी टूटा, पानी के टूटने से ऑक्सीजन बनी कितनी, 100%। तो सपोज 40% सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो गई, 100% बनी थी जिसमें से 40% जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो गई, कहाँ, दिन के समय। लेकिन जो बची हुई 60% है, वो 60% जो है रिलीज कर दी जाएगी। आप बोलोगे कि मैम क्यों, पूरी 100% क्यों नहीं यहाँ पे यूज करी गई, क्योंकि भाई रिक्वायरमेंट ही 40% की थी ना, इसलिए। ऐसा नहीं है, प्लांट्स चाहते तो पूरी 100% ऑक्सीजन को वो यूज कर सकते थे, लेकिन जरूरत ही नहीं ना, केवल 40% की है, जितनी की है उतनी यूज कर ली, बाकी वेस्ट छोड़ दी बाहर। आई बात समझ में? दिन के समय फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दोनों हो रहा है, दिन के समय फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दोनों हो रहा है। तो रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन में और बन जाता है उससे ग्लूकोज। प्लस इस मामले में प्लांट थोड़ा सा लालची हो जाता है, वो बोलता है कि मेरे को ज़्यादा ग्लूकोज बनाना है। ज़्यादा ग्लूकोज तभी बनेगा जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी। इसका मतलब क्या कि दिन के समय जब फोटोसिंथेसिस होती है ना, तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से, एयर से ले भी लेते हैं। आप बोलोगे कि मैम सेलुलर रेस्पिरेशन में बन तो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ बनता है, वो तो वो ले ही लेते हैं, लेकिन और चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए एयर से भी ले लेते हैं, एटमॉस्फेयर से भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बात का कंक्लूजन लिख दूं कि क्या होता है, दिन में क्या होता है, रात में क्या होता है। कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ, चलो। डे में क्या होता है और नाइट में क्या होता है। डे में ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो ऑक्सीजन रिलीज। डे में कार्बन डाइऑक्साइड आप बोल सकते हो कि अंदर ली जाती है ना, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, चलो उसको हम बोलते हैं कि या रिलीज बोलो या अब्जॉर्ब बोल लो, एंटर करती है, ऐसा बोल रहे ना, एंटर करती है। तो दिन के समय क्या होता है प्लांट बॉडी में, ऑक्सीजन रिलीज होती है प्लांट बॉडी से और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है। रात के समय पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और ऑक्सीजन एंटर करेगी। दिन में अगर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों हो रहा है, तो रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, वो जाता है फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन में और बनता है क्या, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन में और एंटर करती है साइकिल में और बनता है उससे ग्लूकोज। लेकिन और चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन की कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट नहीं होती है, प्लांट को और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, इसलिए वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेता है और बदले में क्या देता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है लेकिन कम होती है, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है ना वो रिलीज कर दी जाती है। और रात में तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रही है ना, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए है बाहर से और जो वेस्ट बना है कार्बन डाइऑक्साइड उसको निकाल दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं पानी की। रेस्पिरेशन में पानी बना, रेस्पिरेशन में पानी बना। हम, अगर आपको याद हो तो जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स जितना भी पानी अब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स जितना भी पानी अब्जॉर्ब करते हैं उसमें से केवल 1 या 2% फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, थोड़ा बहुत बाकी एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा और बाकी जो है, बाकी जो पानी है वो उड़ जाता है। इसका मतलब क्या
कि पानी भी प्लांट्स को ना वेस्ट ही लगता है। कहने को तो सूख जाते हैं बेचारे ऐसे पौधे, जैसे ही पानी डालो अब्जॉर्ब भी कर लेंगे पौधे पानी, लेकिन जितना अब्जॉर्ब किया है ना उसमें से मैक्सिमम वो रिलीज कर देते हैं। जितना प्लांट्स ने पानी अब्जॉर्ब किया है मैक्सिमम उतने में से रिलीज कर देते हैं। मतलब क्या कि उनके लिए वेस्ट पानी भी है। तो दिन के समय पर भी पानी रिलीज होगा और रात के समय भी पानी रिलीज होता है, रात के समय भी पानी रिलीज होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये कंक्लूजन आ गया है, ये कंक्लूजन आ गया है। अब हमें देखना है कि ये होता कैसे है। बड़ा आसान है, ये याद है किसी को? किडनी नहीं है, ये किडनी नहीं है। प्लांट्स में भी हमने किडनी शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, याद आया? इन्हें हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम? गार्ड सेल्स बोलते हैं ना। अरे यार, गार्ड की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, ये होती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। लीफ के दो सरफेसेस होते हैं, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। जो लीफ का जो लोअर सरफेस है, भाई प्लांट्स ट्रीज में तो इतनी सारी पत्तियां होती हैं, है ना। लीव्स के दो सरफेस होते हैं, अपर एंड लोअर। तो जो लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस पर जो लोअर एपिडर्मिस है, लोअर सरफेस पर जो एपिडर्मिस है उसको क्या बोलते हैं? लोअर एपिडर्मिस। उस लोअर एपिडर्मिस पर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लोअर एपिडर्मिस पर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। आई बात समझ में? ये तो एक ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे स्टोमा। क्या बोलेंगे? इसको हम स्टोमा बोलेंगे। ऐसे ही अगर मैं बहुत सारे बना दूं, छोटे छोटे से बनाती हूँ, जैसे ये है ना, ये एक स्टोमा, ये एक और स्टोमा, ठीक है, ये एक और स्टोमा, ये कुछ इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएंगे? सारे के सारे स्टोमेटा बन जाएंगे। तो लीफ के लोअर सरफेस पर जो एपिडर्मिस होती है उसको हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस पर पोर्स होते हैं, और उन लोअर एपिडर्मिस पर जो पोर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। पोर्स प्लूरल, स्टोमेटा सिंगुलर क्या होता है? स्टोमा होता है। हर एक पोर गार्ड होता है दो किडनी शेप के सेल्स से। हर एक पोर को गार्ड करने के लिए दो सेल्स होते हैं किडनी शेप के, ठीक है। और क्योंकि ये सेल्स कर क्या रहे हैं? पोर को गार्ड कर रहे हैं ना, ये सेल्स क्या कर रहे हैं? पोर को गार्ड कर रहे हैं ना, इसलिए इनका नाम क्या पड़ जाता है? गार्ड सेल्स। तो हर पोर को गार्ड करने के लिए दो सेल्स होते हैं किडनी शेप के, क्योंकि इनका काम है पोर्स को गार्ड करना, इसलिए इनका नाम क्या पड़ जाता है? गार्ड सेल्स, ठीक है ना। तो ये बेसिकली गार्ड सेल्स करते क्या है? आप बोल सकते हो कि स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजनिंग को रेगुलेट करते हैं, है ना। ये जो पोर है ये अपने आप बंद खुलता नहीं है कि ऐसे बंद हो गया, ऐसे खुल गया, ऐसे बंद हो गया, ऐसे खुल गया। ये पोर अपने आप जो है ना बंद या खुलता नहीं है। गार्ड सेल्स इन स्टोमेटल पोर्स को खुलवाते हैं या बंद करवाते हैं। कैसे? जैसे गार्ड सेल्स हैं, जैसे ये दोनों गार्ड सेल्स हैं, है ना, इनमें पानी भर जाता है। जैसे ये गार्ड सेल्स हैं, सपोज मेरा मुंह क्या है? मेरा मुंह है एक स्टोमेटल पोर। मेरा मुंह क्या है? एक स्टोमेटल पोर, एक स्टोमा है ना। ये स्टोमा और मेरा मुंह एक ही है, मान लो अभी। और ये क्या है? गार्ड सेल्स है। मेरा मुंह क्या है? स्टोमा। ये हाथ क्या है? गार्ड सेल्स। तो जैसे ही इन गार्ड सेल्स में पानी भरता है, ये गार्ड सेल्स खुशी से फूल जाते हैं। जैसे ही इन गार्ड सेल्स में पानी भरता है तो ये गार्ड सेल्स खुशी से ऐसे फूल जाते हैं। तो जब ये फूलते हैं तो इनके बीच में जो पोर है वो ऐसे खुल जाता है, ठीक है। तो हमने बोला कि जो स्टोमेटल पोर्स हैं वो खुल गए हैं, और जब इन गार्ड सेल्स से पानी निकल जाता है तो ये ऐसे पिचक जाते हैं। तो जब ये पिचक जाएंगे तो जो स्टोमेटल पोर है वो बंद हो जाएगा। देखो अभी आपको मेरा मुंह नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा ना, ये देखो ऐसे। तो बेसिकली हर एक स्टोमा को गार्ड करने के लिए दो सेल्स होते हैं किडनी शेप के, क्योंकि उनका काम ही है गार्ड करना, इसलिए नाम हम रख देते हैं क्या? गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स ही क्या करते हैं? स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजनिंग को रेगुलेट करते हैं। जब गार्ड सेल्स में पानी आ जाता है, जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी आ जाता है तो ये फूल जाते हैं।
जब ये फूलते हैं तो जो स्टोमेटा है वो खुल जाते हैं। अरे जब गार्ड सेल्स में पानी जाता है तो वो फूल जाते हैं, तो जो स्टोमेटा है वो ऐसे ओपन हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि ऐसे गार्ड सेल्स है, पानी गया तो ये ऐसे फूले तो देखो स्टोमेटा खुल गया, स्टोमा खुल गया, पोर खुल गया। और जैसे ही इन गार्ड सेल्स से पानी बाहर निकला तो ये पिचक गए तो जो पोर है वो बंद हो गया। आई बात समझ में? ये नाटक कब होता है? दिन के समय होता है। ये नाटक कब होता है? ये नाटक होता है दिन के समय। ये जो स्टोमेटा है ना, ये कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं? दिन के समय। और जब ये खुलते बंद होते हैं ना दिन के समय, उसी समय क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर जाती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और पानी वेपर्स के फॉर्म में बाहर जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन, ये जो है ना ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ये तो नॉर्मल गैसेस एक्सचेंज है। स्टोमेटल पोर्स से जब प्लांट की बॉडी का पानी वेपर्स के फॉर्म में बाहर आता है, जब स्टोमेटल पोर्स से प्लांट की बॉडी का पानी वेपर्स के फॉर्म में निकल जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या? ट्रांसपिरेशन। कितना गंदा लिखा है, वाह, थोड़ा साफ सफाई से लिख लें। उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो ये जो स्टोमेटा की ओपनिंग है, क्लोजिंग है, ये कब होती है? दिन के समय होती है। और दिन के समय क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया है। दिन के समय क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑक्सीजन जो है रिलीज की जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एंटर करेगी, पानी जो है रिलीज होगा। तो ये देखो जो स्टोमेटा है, इतने सारे जो स्टोमेटा हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इन स्टोमेटा से क्या होता है? ये दिन के टाइम पे आप बोल सकते हो कि खुले रहते हैं ना। हाँ, दिन के टाइम पे जो स्टोमेटा है वो खुले रहते हैं ऐसे। दिन के टाइम पर स्टोमेटा ऐसे खुले रहते हैं, पोर खुला हुआ है, तो उस खुले हुए पोर्स से, उन खुले हुए स्टोमेटा से, ओपन स्टोमेटा से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी और पानी जो है वेपर्स के फॉर्म में उड़ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं क्या? ट्रांसपिरेशन। तो लिखो यहाँ पे कि दिन में क्या होता है? स्टोमेटा ओपन रहते हैं, ऐसे खुले रहते हैं, पोर्स खुले हुए हैं, तो उन खुले हुए पोर्स से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी और पानी भी वेपर्स के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसे हम बोलते हैं क्या? दिन के समय पर किस तरीके से प्लांट्स में एक्सक्रीशन हो रहा है। ये एक्सक्रीशन ही हो रहा है, मैं आपको रेस्पिरेशन नहीं समझा रही हूँ, ये क्या हो रहा है? प्लांट्स में एक्सक्रीशन हो रहा है दिन के समय। अब हम बात करते हैं कि रात के समय एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो देरी किस बात की है, चलो आते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। अब देखो ऐसा है कि जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है, वही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, तो इन्हें अब हम फटाफट से एक बार रीड कर लेते हैं। क्या बोलते हो, है ना? प्लांट्स डू नॉट फेस सच प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एज द एनिमल्स। जाहिर सी बात है, देखो ऐसा है, हमने ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस पढ़ ली है ना। हमने देखा है कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है। उसमें दो किडनीज होती हैं, यूरेटर्स होते हैं, ब्लैडर होता है, यूरिथ्रा होता है, कितना कुछ होता है कि नहीं? फिर इसके बाद में हमने ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी जो है ना पढ़ ली है कि किडनीज में जो नेफ्रॉन्स हैं वो लगे पड़े रहते हैं ब्लड को क्लीन करने के लिए, ब्लड को फिल्टर करने के लिए। फिर जो वेस्ट बनता है उसको यूरिन के फॉर्म में जो है बाहर निकाला जाता है। कितना कुछ होता है, हमने कितना कुछ पढ़ा है अपने प्रीवियस सेशंस में। लेकिन क्या आज के इस सेशन में जो हम प्लांट्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं, इसमें हमने इतना कुछ पढ़ा नहीं ना? फिर तो यहाँ पर यही तो लिखा गया है कि प्लांट्स डू नॉट फेस सच प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एज द एनिमल्स। प्राइमरली द प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स क्या होते हैं? दे आर प्रोड्यूसर्स, वो तो बनाते हैं ना।
अपने लिए भी बनाते हैं और हम सब के लिए भी बनाते हैं, दूसरे जानवरों के लिए भी बनाते हैं, कंज्यूमर्स के लिए बनाते हैं। वो तो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूस करेंगे, अपने लिए भी बनाएंगे और दूसरों के लिए भी बनाएंगे, कंज्यूमर्स के लिए भी बनाएंगे। एंड दे सिंथेसाइज ऑल देयर ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू डिमांड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो सिंथेसाइज तो करते हैं ऑल देयर ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स। हमारे जैसे नहीं है कि खाना खा लिया है पेट भर के, मैं तो कहती हूँ गले तक जो है खाना खा करके बैठे हैं, लेकिन फिर भी मूवी देखने बैठ गए हैं। तो मूवी देखना है तो साथ में मूवी चलेगा, तो जो है चिप्स खा रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, कुछ नहीं तो कोल्ड ड्रिंक ही पी ली। प्लांट्स में कभी ऐसा होता है क्या? नहीं। प्लांट्स में देखो ऐसा है कि जितना उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो उतना ही बनाएंगे। जाहिर सी बात है, जब खाना बनता है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, वेस्ट भी साथ में जो है जनरेट होता जाता है। हमने देखा ना, फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन, पढ़ तो चुके हैं हम सब कुछ। तो प्लांट्स हमारी तरह नहीं होते हैं। हम तो बॉडी में रिक्वायरमेंट हो चाहे ना हो, फिर भी जो है खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करवाते जाएंगे, करवाते जाएंगे, करवाते जाएंगे। अब आपने प्रोटीन खा ही लिया, आप मुझसे बोलोगे कि मैम हमने कहा मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बोला है कि तुम हो। अब आपने प्रोटीन खा लिया, आपने अंडा भुर्जी खाया, आपने साथ में मीट खा लिया, आपने साथ में जो है ना पनीर भुर्जी खा ली, प्रोटीन खा लिया आपने। अब प्रोटीन तो इंटेस्टाइन में जाकर के टूटेगा अमीनो एसिड्स में। ये अमीनो एसिड्स कहाँ जाएंगे? ब्लड में आ जाएंगे। अब ब्लड में जब ढेर सारे अमीनो एसिड्स आ जाएंगे तो उन ढेर सारे अमीनो एसिड्स को भेजते हैं लिवर में, भैया तुम जानो क्या करना है इसका। तो लिवर क्या करता है? अमीनो एसिड्स को तोड़ता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। कुछ अच्छी चीज़ें बनती हैं, कुछ बेकार चीज़ें बनती हैं। बेकार मतलब क्या? नाइट्रोजनस वेस्ट। अब बताइए कि कहने को तो हमने नहीं बोला मेटाबॉलिक रिएक्शंस को होने से, लेकिन फिर भी नाइट्रोजनस वेस्ट बना ना। कैसे? क्योंकि हमने ज़्यादा प्रोटीन खा लिया यार। प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। डिमांड के हिसाब से जो है ना, आप बोल सकते हो कि चीज़ें बनाई जाती हैं। सो दे synthesize all their organic requirements according to the demand. ठीक है? Plants lack a well-developed excretory system like that in animals. जाहिर सी बात है, they do not have special organs for excretion. Thus, excretion in plants is not so complex. बहुत complex नहीं है, देख ही लिया, वो तो हमने आज पढ़ ही लिया. The cellular respiration, photosynthesis and other metabolic reactions produce a lot of excretory products in the plants. Carbon dioxide, excess water produced during respiration, oxygen produced during photosynthesis and nitrogenous compounds produced during protein metabolism are the major excretory products in the plants. आपके दिमाग में आएगा कि मैम नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं बनते क्या? बनते हैं। मेटाबॉलिज्म देखो यार, जो लिविंग है उसमें मेटाबॉलिज्म तो होगा ना, तो मेटाबॉलिज्म इनमें भी होता है ना, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड्स इनमें भी बनते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड्स को भी एक्सक्रीट किया जाता है प्लांट्स द्वारा। कैसे? पढ़ाऊंगी अभी रुक जाओ, है ना। अभी तो सिर्फ मैंने आपको गैसियस एक्सचेंज पढ़ाया है, पानी का कैसे जो है ना लॉस हो रहा है वो पढ़ाया है। अभी रुको, अभी पूरा खेल खत्म नहीं हुआ है ना। एट नाइट, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। जब रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन ही क्या है? मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी है। ड्यूरिंग द डे, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया। हेंस देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। कि रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है वो कहाँ यूज हो जाता है? फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन में। इनफैक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया जाता है ताकि और ग्लूकोज बन पाए डार्क रिएक्शन के थ्रू। इंस्टेड ऑक्सीजन जो है वो बन रही है, वो रिलीज हो जाएगी। एक्सक्रीशन ऑफ गैसियस वेस्ट इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटल पोर्स ऑन द लीव्स। इन हार्ड वुडी स्टेम्स of big plants and trees, lenticels are present in place of stomata through which gaseous exchange takes place. दिखाऊं कैसे होते हैं lenticels? आप बोलोगे कि मैम हाँ हमको तो पता ही नहीं था, अच्छा ये होता है lenticels। ये देखो, ये एक स्टेम है, ठीक है ना, ये ब्रांचेस है इसकी कुछ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ रेज्ड ऐसे उठे हुए
उठे से कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे, दिख रहा है, ये होता है लेंटिसेल्स। ये देखो बड़े बड़े ट्रीज में आपने ऐसे कट्स लगे देखे होंगे, दिख रहे हैं, बड़े बड़े ट्रीज में आपने ऐसे कट्स लगे देखे होंगे, ऐसी आंख बनी हुई देखी होगी, ये सब लेंटिसेल्स होते हैं, इनसे गैशियस एक्सचेंज होता है। कैन यू बिलीव इट? आज के पहले पता ही नहीं था कि मैम अच्छा ये लेंटिसेल्स होते हैं। ये देखो ऐसे ऐसे कट्स लगे होते हैं, आंख बनी होती है ना, ये देखो ये सब लेंटिसेल्स होते हैं, इनसे गैशियस एक्सचेंज होता है। आई बात समझ में? Excess of water is excreted from the plant body through the stromatal pores and from the lenticels of the stem. The process of elimination of water is called transpiration. Basically जो stem के lenticels होते हैं उनसे transpiration भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो ये है गटेशन। ये देखो सुबह सोकर के उठे हैं, अर्ली मॉर्निंग, देखो यार अब 10 बजे सोकर के उठोगे तो जो भी रात भर में गटेशन हुआ होगा उसका जो पानी है वो तो गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा। देखो आप बोलोगे कि मैम उड़ कैसे जाएगा, आपने तो कहा था कि जो पानी बाहर निकलता है वो तो पानी के फॉर्म में ही रहता है, वेपर्स के फॉर्म में नहीं होता। हाँ, प्लांट बॉडी से जो पानी निकल रहा है, हाइड्रोथोड्स, जैसे कि ये लीफ है ना, देखो ये लीफ है, कितनी सुंदर लीफ है। सुबह सोकर के उठोगे तो लीफ के मार्जिन पर ऐसे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे, पानी की बूंदें नजर आएंगी, टिप पर भी। कैसे? तो यहाँ पर होते हैं क्या, लीफ के मार्जिन पर और टिप पर, लीफ के मार्जिन पर और टिप पर, लीफ के मार्जिन पर और टिप पर पोर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोथोड्स। और इनसे क्या होता है, प्लांट की बॉडी का जो पानी है, प्लांट की बॉडी का जो पानी है वो वाटर के फॉर्म में ही जो है ना निकल के आ जाता है बाहर, मतलब कि वेपर्स के फॉर्म में नहीं आता। अब ये तो पानी आपको दिख रहा होगा है ना, सुबह सो करके उठोगे तो ऐसा मिलेगा। अब उठ रहे हो 12 बजे तो ये पानी तो झड़ जाएगा ना पूरा, बेटा झड़ जाएगा पूरा पानी, हवा में उड़ जाएगा। निकला तो बाहर पानी पानी के फॉर्म में था, लेकिन 12 बजे सो करके उठोगे तब तक धूप आ जाएगी, उड़ जाएगा पानी, है कि नहीं। इसे हम बोलते हैं गटेशन, कि लीफ के जो स्पेशली जो हर्ब्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स है ना, जो छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं ना वो, तो उनके लीफ के मार्जिन्स पर, टिप पर पोर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोथोड्स। और उनसे क्या होता है, प्लांट बॉडी का जो पानी है वो पानी के फॉर्म में बाहर आ जाता है, वेपर्स के फॉर्म में नहीं, उसे हम बोलते हैं गटेशन। और जो हाइड्रोथोड्स है उनसे केवल पानी बाहर आता है, गैशियस एक्सचेंज नहीं होता है रात के समय। और गटेशन भी रात के समय होगा, दिन के टाइम पे जो है ना आपको ऐसी पानी के पत्तियों के ऊपर पानी ऐसे नजर नहीं आएगा। आई बात समझ में? रात के टाइम पे मतलब रात में होता है गटेशन, सुबह उठ करके देखोगे तो मिल जाएगा सबूत कि हाँ देख लो रात भर क्या हुआ है, गटेशन हुआ है, ठीक। अब देखो ऐसा है कि सिर्फ गैशियस एक्सचेंज, पानी का रिलीज होना, सिर्फ यही नहीं होता है एक्सक्रीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से नाइट्रोजनस वेस्ट भी जो है निकलता है, तो कुछ कुछ और वेस्ट भी निकलता है अपार्ट फ्रॉम गैसेस एंड पानी, कुछ और वेस्ट भी प्लांट्स जनरेट करते हैं। अब जैसे ये लीफ है, लीफ में होते हैं सेल्स है ना, लीफ में होते हैं सेल्स, और प्लांट सेल्स के तो कहने क्या, प्लांट सेल्स में तो बहुत सारे क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। वो याद है, सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल याद है, जो कि प्लांट के सेल में बिल्कुल सेंटर में होता है, प्लांट सेल में बिल्कुल सेंटर में होता है। और जो है ना न्यूक्लियस को जो है ना बेचारा, जो न्यूक्लियस है वो इसे साइड में शिफ्ट हो जाता है। 9th में पढ़ते थे कि हाँ 9th में जो है प्लांट सेल है, सेल के अंदर एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल है, उसके कारण न्यूक्लियस भी क्या हुआ है, साइड में शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ देखो ये क्या है, पूरी लीफ है, ये पूरी क्या है, लीफ है ना। लीफ में क्या है, सेल्स है। और भाई प्लांट सेल्स के क्या कहने, अभी बताया मैंने आपको कि प्लांट सेल्स में कितने प्यारे प्यारे वैक्यूल्स होते हैं। तो सपोज ये क्या है, प्लांट सेल में वैक्यूल्स हैं। अब क्या होगा कि जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा होगा, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा होगा, उस वेस्ट को इन्हीं वैक्यूल्स में स्टोर करते जाएंगे, इन्हीं वैक्यूल्स में स्टोर करते जाएंगे। अब लीफ में बहुत सारे सेल्स हैं, सेल्स में जो हैं बहुत सारे जो है ना वैक्यूल्स हैं। उन सभी वैक्यूल्स में क्या हो रहा है, वेस्ट जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर आप एक पॉलीथिन में कचरा इकट्ठा करते जाओ तो एक हफ्ते बाद तो वो पॉलीथिन भी क्या होगी, पूरी भर जाएगी। तो कुछ इस तरीके से प्लांट लीफ के जितने भी सेल्स हैं
सभी सेल्स में जितने भी वैक्यूल्स हैं सारे के सारे भर जाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, इतना वेस्ट इकट्ठा हो जाता है प्लांट सेल्स के वैक्यूल में, इतना वेस्ट इकट्ठा हो जाता है लीफ के सेल्स में कि अल्टीमेटली ये जो लीफ है ना ये ही झड़ जाती है, गई भैंस पानी में। कि पेड़ की बहुत सारी पत्तियां हैं। मैं आपको बताऊं, बचपन में मतलब मेरे को प्लांट्स से काफ़ी लगाव है ना, मुझे अच्छा लगता है। तो प्लांट्स की टेक केयर करना, उनको पानी डालना है ना, मुझे अच्छा लगता है, मैं उनकी केयर करती हूँ। तो जब मैं छोटी थी तो मैं एक प्लांट था मेरा, उससे मुझे कुछ ज़्यादा प्यार था। तो ना उसकी पत्तियाँ, एक पत्ती उसकी पीली हो गई, तो मैं मतलब पीली शुरू हुई होना, येलो मतलब लीफ जो है ना वो येलो होना शुरू हुई। तो मुझे लगा कि अरे बाप रे ये लीफ येलो क्यों हो रही है, शायद इसको लाइट कम मिल रही है, शायद इसको पानी कम मिल रहा है। तो मैं उसकी एक्स्ट्रा केयर करने लगी, लेकिन उस केयर का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो जो पत्ती है वो दिन पर दिन पीली होती गई और अल्टीमेटली एकदम ब्राइट येलो हो गई और फिर एक दिन वो झड़ गई। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ये तो मतलब ये तो बहुत बुरा हुआ कि मेरी पत्ती जो है मतलब मेरे पौधे की पत्ती झड़ गई, मैं तो इतना ध्यान रखती थी। देन माई फादर टोल्ड मी कि ये प्लांट्स का तरीका होता है टॉक्सिन्स बाहर निकालने का, अपनी बॉडी के वेस्ट बाहर निकालने का। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। अब जाकर के जब वो चीज़ें पढ़ी 10th में आकर के, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा पापा ने ये कहा था कि भाई वेस्ट तो जनरेट हो ही रहा है, गैसेस वेस्ट नहीं है, पानी वेस्ट नहीं है, कुछ और वेस्ट जनरेट हो रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो उसको जो है लीफ के सेल्स जो होते हैं, सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं, अरे लीफ में सेल्स हैं, सेल्स में क्या होंगे, वैक्यूल्स होंगे, है ना, सेल्स में क्या होंगे, वैक्यूल्स होंगे। तो उन्हीं वैक्यूल्स में भर दिया जाता है वेस्ट को लीफ के सेल्स, यहां पे मैं लिख दूं क्या, ये लीफ है, ये लीफ के सेल्स हैं और ये सारे क्या हैं, वैक्यूल्स हैं, है ना। तो लीफ के सेल्स के वैक्यूल्स में वेस्ट को भर दिया जाता है, भरता जाता है। एक लिमिट के बाद सारे के सारे वैक्यूल्स वेस्ट से भर जाते हैं, सारे के सारे वैक्यूल्स वेस्ट से भर जाते हैं और उस समय जो लीफ है वही प्लांट से झड़ जाती है कि हम चले वेस्ट लेकर के। सिमिलरली जो फल होते हैं पेड़ पे लगे हुए, या तो आप फल को तोड़ लो या फल जो है अपने आप गिर जाता है। जैसे कि आम लगा हुआ है ना, या हाँ चलो आम ही लगा हुआ है, या तो आप आम तोड़ लो खुद, या फिर आप आम को लगे रहने दो, पेड़ पे मत तोड़ो। पेड़ पे ही लगे आम पकता जाएगा, जैसे कि वो है अमरूद है ना, अमरूद है, या तो आप उसको तोड़ लो, नहीं तोड़ा तो पेड़ पे ही लगे अमरूद जो है वो पकता जाएगा और एक हद के बाद फिर वो नीचे गिर जाएगा। तो जिस तरीके से प्लांट्स ने अपना वेस्ट लीफ में इकट्ठा किया और अल्टीमेटली लीफ ही क्या हो गई, गिर गई, वैसे ही प्लांट्स क्या करते हैं, अपना वेस्ट फ्रूट्स में भी एक्यूमुलेट करते हैं। जो पक रहे होते हैं ना फ्रूट्स पक रहे होते हैं, उन फ्रूट्स में, जो फ्रूट्स पक रहे होते हैं ना, उन फ्रूट्स में प्लांट्स क्या करते हैं, अपना वेस्ट डालते जाते हैं। भाई प्लांट्स को वेस्ट डालना है, उनको कहीं तो डालना है, प्लांट्स को वेस्ट डालना है, कहीं तो डालना है। पत्ती में डाल दिया, फ्रूट्स में डाल दिया, पत्ती झड़ गई, फ्रूट्स जो हैं वो लगे जो है ना पक रहे हैं, तो पकते हुए फ्रूट्स में अपना वेस्ट डाल दिया। वो जो हम इमली में टार्टरिक एसिड होता है ना, सिट्रस फ्रूट में जो सिट्रिक एसिड होता है, वो सब प्लांट का वेस्ट ही होता है। अब प्लांट का वेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि पॉटी खा ली हमने, वो अलग टाइप, वो उनके लिए वेस्ट है ना। भाई प्लांट्स के लिए तो ऑक्सीजन भी वेस्ट है और वो हमारे लिए जीवन देने लायक है। अरे बात समझ में, तो ऐसा नहीं है कि हो मैम हम तो वेस्ट खा रहे हैं, तो अब हम नहीं खाएंगे, उनके लिए वेस्ट है, हमारे टर्म से वो वेस्ट नहीं है, हमारे लिए वो फ़ायदा करता है। अरे बात समझ में। तो कुछ इस तरीके से तरीका होता है प्लांट्स का वेस्ट निकालने का कि हाँ लीव्स में जो है ना, जो सेल्स हैं उनमें जो वैक्यूल्स हैं उनमें वेस्ट भर दिया। जब सारे वैक्यूल्स भर जाएंगे, बहुत सारा वेस्ट जम जाएगा लीफ में, तो लीफ झड़ जाएगी। जो बार्क होती है, जो छाल होती है पेड़ की, उसमें भी पेड़ क्या करते हैं, अपना वेस्ट एक्यूमुलेट करते हैं,
फिर क्या होता है, बार्क जो है निकल जाती है, फ्रूट्स में पक रहे होते हैं जो फ्रूट्स, उनमें जो है वेस्ट डाल दिए जाते हैं, तो जो फ्रूट्स हैं वो अल्टीमेटली नीचे गिर जाते हैं। तरीका होता है, ये तरीका होता है, ठीक है ना। ये देखो, मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। Metabolism in plants also generate organic byproducts. These wastes are stored in different forms in different parts. अलग अलग फॉर्म्स में स्टोर, मतलब अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं ये वेस्ट तैयार। जैसे कि देखो, गम्स, ऑयल, यूकेलिप्टस का तेल, जैस्मिन का तेल, लेटेक्स। रबर प्लांट होता है, रबर प्लांट, उसके स्टेम से निकलता है क्या, लेटेक्स। और जो लेटेक्स निकलता है रबर प्लांट से, रबर प्लांट से जो लेटेक्स निकलता है ना, उसी लेटेक्स से क्या बनती है पता है, रबर, रेजिन्स एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे, कभी कभी आपने देखा होगा, कभी गार्डन में जाते हो तो प्लांट्स को भी देख लिया करो, है ना। देखो ये प्लांट है, वुडी ट्री है ये, इसमें देखो ऐसा पीला पीला आपको इसे चिपचिपा सा सब्सटेंस निकला हुआ दिख रहा होगा, इसे हम बोलते हैं क्या, रेजिन्स, ठीक है ना, प्लांट रेजिन। ये देखो, अब जैसे ये वो है, कोई अच्छा सा प्लांट है, ट्री है ना, इसके स्टेम में क्या हो रहा है, रेजिन इकट्ठा किया लेटेक्स इकट्ठा किया जा रहा है। सपोज ये रबर ट्री ही है, मान लो कि ये रबर ट्री है, रबर ट्री का जो स्टेम है उसमें लेटेक्स इकट्ठा किया जा रहा है, और लेटेक्स हमको चाहिए क्यों, क्योंकि हमको रबर बनानी है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा कट लगाते हैं इसके स्टेम में, रबर ट्री के प्लांट के स्टेम में ऐसा कट लगाते हैं और ऐसे बाल्टियां लगा देते हैं, जिससे कि जो लेटेक्स है ना, जिससे कि जो लेटेक्स है वो इन बाल्टियों में आकर के इकट्ठा हो जाता है। फिर इस लेटेक्स से रबर प्लांट, रबर ट्री के लेटेक्स से जो है रबर बनाई जाती है। ये गम है, गम है ये आप बोल सकते हो कि ये क्या था, ये अब ये अच्छा, ये रेजिन हो गई ना, ये वो है, क्या बोलते हैं इसको, अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ, रेजिन, ऑयल्स, हाँ ठीक है ना, ये गम हो गया, ऑयल हो गया, लेटेक्स हो गया, ये भी रेजिन ही है, ये भी रेजिन है, ये भी रेजिन है, ये गम है। तो ये अगर कभी बाहर जाते टाइम आपको नज़र आए कि अच्छा ये तो हमने कहीं देखा है, सफ़ेद सफ़ेद निकल रहा है स्टेम से, लेटेक्स हो सकता है, ये ऐसे कुछ पीला पीला से चिपचिपा सा निकल रहा है ना, पेड़ से जा कर के हम ऐसे गले लग गए, पता चला कि कुछ पीला पीला सा कुछ चिपचिपा सा निकला, क्या निकला ये, हो सकता है वो रेजिन हो सकता है वो गम हो, ठीक है। चलो, तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जो कहीं ना कहीं हम यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हार्मफुल भी होते हैं। कुछ प्लांट्स के लेटेक्स हो गया, गम, ये सब हार्मफुल भी होते हैं, तो दूर रहना चाहिए ना, दूर रहना चाहिए। हमें क्या करना, अब देखो कुछ और बेसिक पॉइंट्स बचे हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में तो हमने देख लिया एक्सक्रीशन कैसे होता है। अब देखो दूसरे एनिमल्स में कैसे होता है। एनिमल्स यूजुअली हैव डेफिनेट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थ्रू विच दे एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड वाटर। द प्रोटोजोअन्स यानी कि जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं, ये अपना वेस्ट मैटर लूज करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन, है ना, यूनिसेलुलर है ना, तो एक सेल से तो क्या ही बन सकता है ना। तो ये सिंपल डिफ्यूजन से क्या करते हैं, वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन हो जाता है सराउंडिंग वाटर में। Some excretion and osmoregulation occurs by the way of contractile vacuole. The higher animals develop various tubular structures as their excretory organs. In earthworm, ये important है, earthworm में कैसे होता है excretion and osmoregulation, नेफ्रीडिया से। ये पूछा जा सकता है, मैं ही पूछ लूँगी क्विज में कि earthworm में excretion और osmoregulation कैसे होता है, तो नेफ्रीडिया से होता है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इंसेक्ट्स, सेंटीपीड्स, आर्किनिड्स एंड मिलीपीड्स में कैसे होता है, कीड़े मकोड़ों में मालफिजियन ट्यूब्यूल्स से। मलस्का एंड वर्टिब्रेट्स के पास क्या होती है, किडनीज होती हैं, है ना। एंड आप बोल सकते हो कि जो यूरिनरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, ये तो सब तो हो गया है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स आर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स सच एज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, पिगमेंट्स, वाटर, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वेस्ट, ये तो सब तो हो गया ना, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो कुल मिलाकर के आज के सेशन की कहानी होती है खत्म, और आज के सेशन के साथ चैप्टर होता है फिनिश। भैया बधाई हो, चैप्टर हो गया, बहुत दिन से चल रहा था चैप्टर, खत्म हुआ। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मिल करके करेंगे कोई और नए चैप्टर्स को डिस्कस। तब तक आप क्या करोगे, अरे विजिट करो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com।
गूगल पे यही टाइप करना, टाइप करके सर्च करना, ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, उसको विजिट करना। जैसे ही विजिट करोगे ये वाला पेज मिल जाएगा जहाँ पर लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसी में नीचे ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, वहाँ जाना और जो है यहाँ पर आपको क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज हो जाएंगे अवेलेबल। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के ऑप्शन पर जाना, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में ही आपको पढ़ाती हूँ। क्लास 10th में जाना, जैसे ही जाओगे तो क्लास 10th में आपको मेरा चेहरा यहाँ पे नजर आएगा, क्लास 10th बायोलॉजी में। इस पर क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर आपको मेरा मुंह दिखेगा, लाइफ प्रोसेसेस आपको यहाँ पे चैप्टर दिखेगा। अब तो ये चैप्टर पूरा हो गया है तो इसके सारे लेक्चर्स आपको एकदम यहाँ पर प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाएंगे। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.